नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। बजट सत्र का दूसरा हिस्सा चल रहा है और लगातार हंगामे की भेंट ही चढ़ रहा है, क्योंकि जैसे ही विपक्ष किसी भी मुद्दे को लेकर हंगामा शुरू करता है, कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता है। चंद मिनटों के लिए चलती है, फिर स्थगित कर दिया जाता है। लग ऐसा रहा है कि मंशा ही नहीं है कि पार्लियामेंट की कार्यवाही चले। अब आप ये सोचिए कि जब विपक्ष हंगामा कर रहा है तो उसको तो ये दिखा दिया जाता है कि देखिए कैसे जो टैक्स पेयर की गाड़ी कमाई है उसको कैसे बर्बाद किया जाता है। लेकिन आज जब खुद किरण रिजिजू इस मामले को लेकर खड़े हुए कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर, जो कि मामला दरअसल कर्नाटक से जुड़ा हुआ है और ये मामला अगर उठना था तो आप इसको असेंबली में उठाइए, लेकिन इसको राज्यसभा में उठाया गया और ये कहा गया कि संविधान बदलने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। उन्होंने ये भी कोट किया कि कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि अगर जरूरत पड़ी तो संविधान को बदल देंगे। हालांकि डीके शिव कुमार की तरफ से ये पूरी तरीके से अपनी सफाई उनकी सामने आ गई और उन्होंने ये कहा कि उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि अगर जरूरत हुई तो जजमेंट जो है उनको लेकर विचार किया जाएगा और संविधान को बदलने की बात वो कर ही नहीं सकते हैं। अब इससे आप इसको इस तरह से समझिए कि लगातार विपक्ष, खासतौर पे कांग्रेस और राहुल गांधी, संविधान को बदलने की बात जो बीजेपी करती रही है, जो 400 पार की बात करती थी, वो मुद्दा जो लगातार उठा रहे हैं, आरक्षण का मुद्दा जो उठा रहे हैं, वो बीजेपी को कितनी तकलीफ दे रहा है। इससे आप इस बात को समझिए कि वो नैरेटिव को उल्टा करते हुए नजर आ रहे हैं। वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस दरअसल संविधान बदलती है और इसी को लेकर आज जोरदार हंगामा और बवाल हमने देखा। पार्लियामेंट के अंदर, राज्यसभा में हुआ, लोकसभा में भी हंगामा हुआ और एक तरह से जो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला, वो धमकी देते हुए नजर आए। वो लगातार धमकी भरे अंदाज में ही विपक्ष को खामोश कराते हुए नजर आते हैं। मानो ऐसा लगता है कि कोई स्कूल का प्रिंसिपल है, शायद वो भी ऐसा ना करें, जो अपने स्टूडेंट्स को देख लेने की धमकी दे रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ओम बिरला करते हुए नजर आते हैं और आज भी लगभग उन्होंने यही किया। मैं आपको सुनवाना चाहूंगी कि जब मुस्लिम आरक्षण को लेकर और मुस्लिम आरक्षण की बात जो की जा रही है, वो दरअसल सरकारी ठेकों में जो आरक्षण को दिया जा रहा है उसको लेकर यह हंगामा किया जा रहा है। कर्नाटका का मुद्दा जो है वो राज्यसभा में उठाया गया। इसको लेकर बहुत तीखा प्रहार जो है, वो तीखा जवाब दिया है यहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष ने, और मैं आपको सुनवाना चाहूंगी कि खड़गे ने क्या कुछ कहा है। सुनिए जरा आप उनको। मैं यही कहूंगा, कौन सा वो आदमी इनको कहा देश का संविधान बदलने वाले हैं। देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता। रिजर्वेशन भी कोई खत्म नहीं कर सकता और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत तोड़ो करने वाले ये सब रिजर्वेशन के धज्जे उड़ाने वाले हमने ये कहा कि भारत देश के संविधान को बचाने वाले हम लोग हैं और तो संविधान को बचाने वाले हम लोग हैं। हमने यात्रा निकाली भारत को जोड़ने की, ये भारत को तोड़ने वाले हैं। तो एक तरफ जब किरण रिजिजू ये सब कह रहे थे कि संविधान को बदलने के बाद संविधान को कांग्रेस बदलना चाहती है, तो उन्हें थोड़ा सा रुख महाराष्ट्र का कर लेना चाहिए था, क्योंकि महाराष्ट्र में जो उनकी सरकार है, उस सरकार में जो उनके अलाई हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता, वो आप देखिए क्या करते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए वो नजर आ रहे हैं। क्योंकि कुणाल कामरा जो कि स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, उन्होंने बिना नाम लिए एक नाथ शिंदे पर तंज किया। उन्हें एक तरह से गद्दार उन्होंने बताया और ये कहा कि कैसे उन्होंने पार्टी तोड़ दी, परिवारवाद की बात करते हैं, लेकिन उनका बाप ही छीन लिया, यानी कि जो ओरिजिनल शिवसेना थी उसकी। अब ये वीडियो कुणाल कामरा ने ट्वीट किया, उसके बाद हंगामा तारी हो गया। हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया और बर्दाश्त की सीमा आप ये देखिए कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं में इतनी कम है और पूरी आप एनडीए बीजेपी की आप बात कर लीजिए, उनमें इतनी कम है कि कोई अगर कॉमेडियन भी तंज में कुछ कह दे, जो कि उसको संविधान ये अधिकार देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच का और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, उसको देखिए कैसे तार तार किया जा रहा है। जहां पर 1 महीने पहले कुणाल कामरा ने वो वीडियो रिकॉर्ड किया था,
उस जो स्टूडियो है उसकी धज्जियां उड़ा दी गई, उसको पूरी तरीके से निस्त नाबूद कर दिया गया और लगातार कुणाल कामरा को धमकियां दी जा रही हैं, उन्हें देख लेने की धमकियां दी जा रही है, कहा जा रहा है वो माफी मांगे, माफी नहीं मांगेंगे तो उसका मुंह काला कर दिया जाएगा। एफआईआर दर्ज कराई गई है। बीएमसी के जो अधिकारी हैं वो उस स्टूडियो के बाहर पहुंच गए हथौड़ा लेकर और कार्रवाई करने की बात की, क्योंकि ये कहा गया शिवसेना की तरफ से उद्धव ठाकरे गुट की कि ये इलीगल है और उनको अभी ख्याल आया इस बात का कि इलीगल है और बीएमसी के अधिकारियों से उन्होंने बात की और हथौड़ा लेकर बीएमसी के अधिकारी बाकायदा तौर पर वहां पहुंच भी गए हैं। तो नागपुर से लेकर कुणाल कामरा की कॉमेडी को जो कमेंट उन्होंने किया उसको लेकर आप ये देखिए कि महाराष्ट्र में जो कुछ चल रहा है वो अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है। क्या प्रचंड बहुमत से आपने सरकार बनाई है, उसके बाद कभी औरंगजेब के नाम पर लोगों को भटकाया बरगलाया जा रहा है, दंगे की आग में झोंका जा रहा है और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि कैसे एक स्टैंड अप कॉमेडियन अगर कुछ कह दे और कोई तंज कर दे तो उसको क्या क्या किया जाता है। मैं आपको सुनवाऊंगी कि इसको लेकर उद्धव ठाकरे ने क्या कुछ कहा है, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। मैं चाहूंगी कि वो वीडियो जो है वो दिखाया जाए। आपको याद होगा नागपुर में जो कुछ हुआ उसके बाद एक तरफा कार्रवाई जो की जा रही है, जो लगातार हम देख ही रहे हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये बुलडोजर, जो न्याय अन्याय आप जो कहना चाहें, ये वो है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा तौर पर गाइडलाइंस जारी करके इस पर रोक लगाई हुई है और उस गाइडलाइंस की और सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की देखिए कैसे धज्जियां महाराष्ट्र में उड़ाई जा रही हैं। बुलडोजर अन्याय जो है वो उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ और ये पैटर्न पूरे देश में अब अपनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। फहीम खान जो कि मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, माइंड यू कि वो अभी भी आरोपी है, उस पर आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, वो आरोपी है, अभी ट्रायल चल रहा है। ट्रायल के बाद उसके ऊपर आरोप सिद्ध होते हैं नहीं होते हैं, फिर कोर्ट की तरफ से क्या ऑर्डर आता है, उस सब के बाद कोर्ट क्या कार्रवाई करने के लिए कहता है, उस सब का इंतजार किए बगैर फहीम खान के 2 मंजिला जो इमारत है, उनका जो घर है, उसको बुलडोज कर दिया गया है। और अगर वो शख्स मान लीजिए कि वो आरोपी सिद्ध हो भी जाता है तो क्या कोर्ट से ये ऑर्डर आया कि इसको बुलडोज कर दिया जाए और क्या एक शख्स के जरिए किए गए किसी भी कार्य का या किसी भी गुनाह की सजा आप उसके पूरे परिवार को देंगे? उज्जवल भुइयां जो है सुप्रीम कोर्ट के जज, उन्होंने ये कहा है अभी हाल ही में कि दरअसल बुलडोजर अगर आप न्याय जो करते हैं या आप जिस तरह से बुलडोजर एक्शन लेते हैं वो दरअसल कॉन्स्टिट्यूशन पर बुलडोजर चलाने जैसा है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये पूरे तौर पर रूल ऑफ लॉ जो है उसको नकारता है। तो किरण रिजिजू जब पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर, राज्यसभा के अंदर खड़े होकर जब कांग्रेस को ये बता रहे थे कि वो संविधान बदलना चाहते हैं, देखिए वो संविधान को बदलना चाहते हैं, ये तमाम बातें वो कर रहे थे, तो उनको उन तमाम चीजों पर भी गौर करना चाहिए था कि कैसे उन्हीं के अलाए जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेकर कैसे संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कैसे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर और उनके आदेश और उनकी गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और ये सब कुछ किया जा रहा है। और ये सब कुछ महाराष्ट्र में हो रहा है, नागपुर में हो रहा है, जहां बहुमत की पूरी सरकार है, प्रचंड बहुमत है। कैसे आपको आपके असल मुद्दों से पूरी तरीके से भटकाया जा रहा है। मैं आपको सुनवाना चाहूंगी उद्धव ठाकरे ने क्या कुछ कहा, फिर उसके बाद मैं अपने मेहमानों के पास आऊंगी। क्या कहेंगे सर, कुणाल कामरा को लेकर अब एक्शन हो रहा है? कुणाल कामरा ने मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है, जो गद्दार है वो गद्दार है। वो छोड़ो, वो नहीं, वो पूरा गाना आप सुन लो, चाहिए तो आपके पास होगा तो बजा कर दिखाओ। उसी गाने का जो अर्थ है वही तो है। सुपारी की बात कही नाही, कुणाल कामरा जे सत्य आहे ती जनभावना बोललेला आहे आणि असं जर असेल तर तुम्ही सांगा की जो कोणी सत्य बोलेल, सत्यमेव जयते खोडून टाका आणि गद्दारमेव जयते लावा। लेकिन पारी की बात कर रहे हैं, अभी शिवसेना के नेता सदन में हंगामा किए, बाहर नहीं, इस हमले से शिवसेना का कोई संबंध नहीं, ये गद्दार सेना ने किया है, इसका कोई शिवसेना से लेना देना नहीं है। जिसके खून में गद्दारी है वो शिवसैनिक हो ही नहीं सकता। गद्दारांचं उदात्तीकरण करणारा
तो आपने यहाँ पर सुन लिया अभी उद्धव ठाकरे को, और उद्धव ठाकरे सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये जो कुछ हो रहा है शिव सैनिक नहीं कह रहे बल्कि गद्दार सेना के लोग कह रहे हैं, और पूरे तरीके से कुणाल कामरा के साथ खड़े हुए वो नजर आ रहे हैं। और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर हम बात करेंगे कि कैसे सड़क से लेकर संसद तक बवाल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आज राहुल गांधी सड़क पर भी नजर आए, और संसद में आपने देखा कि कैसे माफ कीजिएगा, कैसे कांग्रेस के अध्यक्ष जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उन्होंने कैसे एक तरह से प्रहार किया और जवाब दिया किरण रिजिजू के उस इल्जाम का जो उन्होंने लगाया था। सीधे चलते हुए अपने मेहमानों के पास, मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं, आप देख सकते हैं। अमरीश मिश्रा जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और फॉरेन मामलों के भी एक्सपर्ट हैं। अमरीश जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ डॉक्टर संदीप यादव जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। डॉक्टर संदीप यादव जी, आपका भी स्वागत। और मेरे साथ अनिल सिन्हा जी जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अनिल जी, आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। डॉक्टर संदीप, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। सड़क से लेकर संसद तक तो हंगामा हो रहा है, और ये मंशा लग नहीं रही है सरकार की कि वो संसद को चलने दें, इसीलिए हर मुद्दे को वहां पर जब विपक्ष उठाता है तो कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाता है। लेकिन ये माना जा रहा है कि इस हफ्ते बहुत महत्वपूर्ण है कार्रवाई, क्योंकि वक्फ बिल पेश किया जाएगा, और आप देखिएगा जब ये बिल पेश किया जाएगा तब कार्रवाई और अच्छी तरीके से चलेगी, क्योंकि सरकार जब जब अपनी मंशा पूरा करना चाहती है तो कार्रवाई चलती है, जब विपक्ष मुद्दा उठाता है तो कार्रवाई को हर बार स्थगित कर दिया जाता है। यानी कि सड़क से लेकर संसद तक कोई लेवल प्लेइंग फील्ड है ही नहीं। और फिर कुणाल कामरा का इशू, आपकी पहली टिप्पणी इस सब पर। जी नमस्कार। नमस्कार बुशरा जी। जी, नमस्कार। देखिए, जो काम संसद का है वो संसद कर नहीं रही है। संसद का काम है कि देश में किसी भी काम में हो रहे गतिरोध को खत्म करना और भारत की जनता के लिए उसके विकास के लिए जितने भी नियम कानून बनाए जा सकते हैं उसको बनाया जाना। लेकिन गतिरोध खत्म करने की जगह पर सरकार ये उल्टी है, गतिरोध पैदा कर रही है। वो नहीं चाहती है कि संसद चले, क्योंकि संसद जो है वो चलेगी तो सवाल उठेगा अडानी के अमेरिका में हुए मुद्दे पर। सवाल पूछे जाएंगे कि जो लोग कह रहे थे कि डॉलर का दाम बढ़ता जा रहा है वो 87 रुपए चला गया है। लोग रोजगार की बात करेंगे, लोग विकास की बात करेंगे। तो इसीलिए ये सब चीजें की जा रही हैं ताकि पार्लियामेंट चले नहीं और उनको जवाब देना ना पड़े। अब इस देश में सबसे पहला सवाल उठता है कि क्या किसी ने वक्फ बोर्ड में सुधार की मांग की है? क्या आप उसका बिल लेके आ रहे हो? लोग तो इनफैक्ट मंदिरों में सुधार की बात करते हैं। भारत में जो जितने भी हिंदू हैं उनके जो मंदिर हैं उन मंदिरों का एक तरह से अब आप देखिए कि तमिलनाडु में, केरल में, इवन तिरुपति के मंदिरों में जगन मोहन रेड्डी ने वहां पर एक तरह से मंदिरों के पुजारियों की नियुक्ति में उन्होंने रिजर्वेशन लगाया है। और जब तक आप लगाओगे नहीं तब तक ये धर्म जो है वो समावेशी होगा ही नहीं। तो सुधार करना है हिंदू धर्म में और बिल ले आ रहे हो आप मुस्लिमों के वक्फ बोर्ड पर। तो ये उल्टी सरकार है, काम ही इसका उल्टा काम करना है ताकि जो ये काला काम कर रही है उससे अपने आप को बचा सके। जैसे अब आप देखिए कुणाल कामरा का कल वीडियो इसी समय थोड़ा देर पहले, मैंने 24 घंटा भी नहीं हुआ होगा, क्या हो गया होगा, उन्होंने अपलोड किया। उसके बाद वहां पर मारपीट और तोड़फोड़ शुरू हो गई। वो बता रहा है कि भारत जो कहता है कि मैं लोकतंत्र की माँ हूँ, उसने लोकतंत्र की कब्र खोद दी है। अगर लोकतंत्र में कोई व्यक्ति राजा के ऊपर, मैंने फिलहाल तो लोकतंत्र में राजा होता नहीं है, लेकिन जो अभी का शासक है वो अपने को प्रधान सेवक करके ही राजा के पूरे चरित्र को निभा रहा है, या राजा ही बन चुका है। भले कहता प्रधान सेवक है लेकिन उसका जो अर्थ है वो राजा से भी बड़ा है। तो अब मामला ये है कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहने वाला देश एक कॉमेडियन से डरा हुआ है। और उस लड़के ने कहा क्या है, मैंने पूरा वीडियो सुना और गजब की बातें हैं और एक भी गलत बात नहीं है, सब कुछ सही बात है। सभी ने कहा है कि उसने धज्जियां उड़ा दी हैं सरकार की हिम्मत है तो वो सामने आके उसको काउंटर करे ना। सरकार की हिम्मत है तो वो ग्रोक जो एप्लीकेशन है वो लगातार जो ग्रोक जो है वो डेटा से उठा के चीजों को कह रहा है, कोई गलत बात नहीं कर रहा है। पूरी तरह से माने सरकार जो है वो एक तरह से, अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो नंगी हो चुकी है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। सब कुछ एकदम साफ साफ है, जैसे लगता है कि कुछ छुपा नहीं पा रही है। दिक्कत ये है कि अब सोचिए कि भारत की जो पार्लियामेंट है कितना खर्च होता है, सांसद हैं
और वो लोकसभा में, राज्यसभा में दूर-दूर के अपने प्रदेशों से आते हैं। वो एक डिबेट के लिए आते हैं, देश के माने कंट्रीब्यूट करने के लिए आते हैं, बनने में कुछ मीनिंगफुल डिबेट हो, पार्लियामेंट चले, लोगों का भला हो, वो सभी आते हैं यहाँ पे और समय जो है ऐसे ही बर्बाद हो रहा है। अब नेक्स्ट पार्लियामेंट का सेशन जब होगा, उसके लिए लोगों को वेट करना होगा। बीजेपी ने पिछले 10 सालों में कितने बिलों पर कितना महत्वपूर्ण डिबेट किया है। देखिए ना, मीडिया जो है एक सवाल नहीं उठा रही है, गोदी मीडिया। रिया चक्रवर्ती जी। को जब सुशांत सिंह मर्डर केस में जब मामला उठा तो 350 ट्वीट और डिबेट किए थे इसने, अर्नब गोस्वामी ने। उसके बाद ये दूसरे जो चैनल्स हैं उन सबों ने भी 250 किए थे। जब वो छूट गई उस पूरे मामले से, एक भी शो नहीं हुआ है। ये मीडिया का हाल है। पूछता क्यों नहीं है मीडिया की यशवंत वर्मा के जो घर में 14 मार्च को जो नोटों की बंडल मिली है, जिसपे साफ-साफ सुप्रीम कोर्ट के संजीव खन्ना ने कहा है कि वो 4-5 बंडल थे। उन्होंने एक कमिटी बनाई, जो अभी चीफ जस्टिस हैं दिल्ली हाई कोर्ट के, देवेंद्र उपाध्याय, उनके उनके मतलब अध्यक्षता में, और उसने अपनी रिपोर्ट दी है, इंटरनल रिपोर्ट, और कहा कि 4-5 बोरे मिले हैं जिसमें जली हुई करेंसीज मिली हैं। बाद में वो कहते हैं सफाई में कि नहीं, वो हमारे घर के स्टोर रूम में मिले हैं। मैं और मेरी पत्नी तो बाहर थे, मेरी बेटी और माँ थे, और मुझे नहीं मालूम कि वो क्या है, कैसे हुआ है। अब ये सही लीपापोती कर दी जाती है। अब आप इस देश में देखिए कि रंजन गोगोई चीफ जस्टिस के जो उनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगा, उसमें उन्होंने खुद समिति बनाई और खुद उस अपने आप को एक्सोनरेट कर लिया। ये इस देश में न्याय का मजाक है। छोटी से छोटी कमिटीज में भी लोग जो आरोपी होते हैं वो खुद अध्यक्षता क्या उसमें मेंबर नहीं हो सकते हैं। ये अद्भुत है जी। कि एक तरह से अब्यूज ऑफ पावर है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करता है, छूट जाता है उस सेक्सुअल हरासमेंट के केस में, और फिर बाद में राज्यसभा जाता है, और पूरा साफ-साफ भारत की जनता को मालूम है कि ये सब कुछ जुगाड़ था, नेगोशिएशन था। अब 2019 में एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज को सीबीआई अनुमति लेके उसके खिलाफ 2.5 करोड़ करप्शन के मामले में केस फाइल करती है। एक जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, छोटे-छोटे लोग नहीं हैं। भारत में पहली बार हुआ है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, वो कहता है कि मैंने एक भगवान की प्रेरणा से निर्णय दिया है। अब बताइए, उस क्या वो जजमेंट रिव्यू नहीं होना चाहिए? क्या ये बात नहीं होनी चाहिए कि इस देश में पहली बार प्रधानमंत्री गए थे गणेश पूजा करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर पे, और वो भी उस समय अभी अपनी नौकरी में थे। ये भारत में पहली बार हुआ। तो ये सब चीजें हैं। ओम बिरला जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, जिस तरह से विपक्ष के नेताओं को टारगेट करते हैं, डिबेट नहीं होने दे रहे हैं। किसी भी लोकसभा के स्पीकर का पद जो होता है वो गरिमामयी पद होता है। वो किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं होता है जब उस पद पे होता है तो। वो उस पे पूरे देश का व्यक्ति है। उसको एक अर्थपूर्ण, एक महत्वपूर्ण पद है, अर्थपूर्ण डिबेट करवानी चाहिए, जिससे देश की जनता के मुद्दे वहाँ पर जी। डिस्कस हो सकें। लेकिन सरकार चाहती ही नहीं है कि जो महाराष्ट्र में धांधली हुई है चुनाव में, तमाम मुद्दे हैं जिस पे वो घिर चुकी है, एक्सपोज हो चुकी है, और वो नहीं चाहती है कि उस पे कोई सवाल उठे, क्योंकि सवाल उठेगा तो लोगों के मन में शक होगा, लोगों के मन में सवाल तो पैदा होंगे, और उन सवालों का उनके पास कोई जवाब नहीं है। इससे लोगों में सरकार के प्रति धीरे-धीरे गुस्सा पनपेगा और जनता विद्रोह कर सकती है। बिल्कुल, जनता विद्रोह कर सकती है, गुस्सा पनपेगा, लेकिन लोगों को इंतज़ार है कि आखिर ये कब होगा, क्योंकि लगातार हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह के तमाम मुद्दे हैं वो उबाए खड़े हैं और पार्लियामेंट की कार्रवाई चलने नहीं दी जा रही है। कोई क्रिटिसिज्म करता है सरकार का तो उसके साथ क्या कुछ होता है, वो हमने देखा है। मीडिया का एक धड़ा तो गुलाम हो चला है। दूसरा जो सवाल उठाता है, उसके ऊपर भी किस तरह से अब अंकुश लगाने की कोशिश है, वो सब भी हम देख रहे हैं। अमरीश जी, आपका पहला कमेंट इन तमाम इंसिडेंट्स पर, चाहे हम पार्लियामेंट की बात करें या फिर कुणाल कामरा की बात करें या नागपुर में जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है या फिर हम उसकी बात करें, आपका पहला कमेंट। जी, धन्यवाद। देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, ये जो दोनों मुद्दे हैं पार्लियामेंट में, जो किरण रिजिजू ने कहा, उसके बाद जो ये कुणाल कामरा वाला मुद्दा है। एक तो कुणाल कामरा वाला मुद्दा इतना बड़ा नॉन इश्यू है, और इसको ये लोग उठा के क्या साबित करना चाहते हैं, वो एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरी बात देखिए, जो किरण रिजिजू बोली, अब वहां पर बीजेपी की एक वीकनेस पकड़ में आती है, वो कमजोरी है इनकी। इन्होंने क्या है कि जो ये 2024 लोकसभा चुनाव संविधान के मुद्दे पे ये हारे, मतलब इन द सेंस कि सरकार नहीं बना पाए, उत्तर प्रदेश में इनको ड्रबिंग मिल गई।
अब ये लोग इतना नर्वस हैं कि ये लोग बस अब तो ये 3-3 असेंबली चुनाव उसके बाद बीजेपी जीत चुकी है, लेकिन कॉन्फिडेंस क्या आया है? क्या पार्लियामेंट में जो बीजेपी के लोग हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया है? नहीं। वो अपने ये जो एग्रेशन वो दिखा रहे हैं, ये उनका फ्रस्ट्रेशन है। उनको लग रहा है कि नेशनल नैरेटिव में अभी भी राहुल गांधी को अपर एज है एज फार एज द होल नैरेटिव अराउंड कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न। इसीलिए उन्होंने एक बात जो डीके शिव कुमार ने यहाँ पर कही कर्नाटक में, और वो भी मुस्लिम ठेके को लेके कही। उन्होंने कोई मुस्लिम जॉब्स को लेके नहीं कही। उन्होंने कहा कि जो नया एक बिल आ रहा है ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट वर्क्स का, कर्नाटक गवर्नमेंट ला रही है, उसमें 4% रिजर्वेशन मुस्लिम्स को देने की बात उसमें कही गई है। और उस पर लोग कोर्ट जाएंगे और देखते हैं कोर्ट क्या फैसला करेगा, क्योंकि कई बार कोर्ट के जजमेंट से संविधान के कुछ पहलू ऑल्टर होते हैं। अब ये बात तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने 1970s में कह दी थी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो कोई ऑल्टर नहीं कर सकता है। यानी जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है, जो जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो एक फेडरल सिस्टम बनाया गया है इंडिया का, वो सब। लेकिन उसके अलावा जो और बहुत सारी चीजें हैं उनमें इतने सारे अमेंडमेंट्स में अमेंडमेंट होते रहे, तो ये उनकी तरफ इशारा कर रहे थे। तो एक तो ये है कि जॉब रिजर्वेशन, इसको ये कहना कि संविधान बदल के मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात है, इसमें तो कहीं कोई मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात है ही नहीं, जॉब रिजर्वेशन की बात है ही नहीं, ठेके की बात है। दूसरी बात इसमें यह है कि इस पे किरण रिजिजू जो हमलावर हुए, ये इसलिए हुए, अमित शाह ने देखिए अंबेडकर जी का अपमान किया, वो तो ऑन रिकॉर्ड है पूरे पार्लियामेंट के सामने। उसके बाद ये लोग महाराष्ट्र में इतनी बड़ी जो इनकी जीत हुई है, उसके बाद इनको नागपुर में दंगा कराना पड़ा, इनको औरंगजेब का सवाल उठाना पड़ा, और उस पे इतनी इन्होंने एक बड़े लेवल का मोबिलाइजेशन किया। क्यों? क्योंकि देखिए लाडली बहन योजना में ये लोग फेल हो गए हैं, कुछ कर नहीं पा रहे। महाराष्ट्र में जो पूरा एक इन लोगों ने जो लास्ट मिनट में डाइवर्ट करके वोट्स वगैरह लिए, और उसमें भी जो धांधली का सवाल है वो प्रमुखता से उभर के सामने आ रहा है। नागपुर में आप देखिए तो इन्होंने खुद हिंसा की, एक मुस्लिम को इन्होंने मुख्य दोषी करार दिया, और अब वहां भी बुलडोजर चला रहे हैं। बॉम्बे में बुलडोजर लेके पहुंच गए। अच्छा, मैं आपको एक दिलचस्प एक बात बताता हूं कि एकनाथ शिंदे को ये पहली बार नहीं है कि किसी ने गद्दार कहा है। इनको स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने गद्दार कहा। आपको याद होगा महाराष्ट्र चुनाव के पहले अभिमुक्तेश्वरानंद जी वहां गए थे बॉम्बे, मेरे ख्याल से अंबानी की जो वेडिंग थी उसको अटेंड करने, जहां उनकी नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात हुई थी, और नरेंद्र मोदी से उनकी तलखी सब लोग जानते हैं। 22 जनवरी राम जन्मभूमि जो एक जो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उनके डिफरेंसेस थे, वो गए भी नहीं उस कार्यक्रम में। तो बहरहाल वो वहां गए, उसके बाद वो उद्धव ठाकरे से मिलने गए। वो वहां से निकल के स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि एकनाथ शिंदे ने गद्दारी की है और ये हिंदू मूल्यों के खिलाफ है। ये उन्होंने साफ कहा, उस पर कोई बवाल नहीं हुआ। उस समय खैर उस समय जो सरकार उस समय भी उनकी थी, सरकार आप देखिए तो उस समय भी उस पर कुछ नहीं। कुणाल खामरा ने एक चीज कही, और वो भी एक इनडायरेक्ट वे में, एक उन्होंने एक 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 कॉमेडी शैली में गाना गाते हुए एक बात कही जो जनरल फिनोमिना महाराष्ट्र में है, और जो सब लोग देख रहे हैं कि इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां टूट रही हैं। और मैं भी जब महाराष्ट्र में था तो लोग ये कहते थे कि भाई हम वोट जिसको भी दें, लेकिन ये तो सच है कि बीजेपी ने जो दो महाराष्ट्र की अपनी पार्टियां थी, शिवसेना और एनसीपी, उन दोनों को तो तोड़ा है, ये तो सच है। और कहीं और इनको कभी न कभी इसका खामियाजा भुगतना होगा। एक चीज और है देखिए कि देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के सीएम बने, उसको भी लेके बड़ा एक, क्योंकि देखिए देवेंद्र फडणवीस पहले आरएसएस के करीबी माने जाते थे, फिर यह था कि मोदी शाह के करीबी हो गए। अभी वो किसके करीबी हैं? उनको, हमारी जो रिपोर्ट है कि जो देखिए 30 मार्च को नरेंद्र मोदी जा रहे हैं आरएसएस के मुख्यालय। आजाद भारत में पहली बार एक प्रधानमंत्री आरएसएस के मुख्यालय जा रहा है 30 मार्च को, वो एक माधव नेत्रालय का उद्घाटन करने। उसमें उनकी मोहन भागवत से मीटिंग भी है। लोग कह रहे हैं कि वो जो मीटिंग है वो इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2014 के बाद इस तरह की ऑफिशियल मीटिंग कोई नहीं हुई है। और 30 मार्च को ये भी बात है कि उसमें ये भी एक बात होगी कि जो बीजेपी के अध्यक्ष का फैसला होना है मिड अप्रैल तक, उस पर भी चर्चा होगी। और उस पर चौंका देने वाली बातें आ रही हैं कि योगी आदित्यनाथ को यूपी सीएम से हटा के बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो मैं
ये कह रहा हूं कि बीजेपी एक बहुत संकट से गुजर रही है इस समय। किसी भी खासतौर पे जो प्रमुख राज्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश जैसे, उनपे मोदी शाह का जो कंट्रोल था वो रह नहीं गया। आरएसएस का भी जो कंट्रोल था वो उस तरह से नहीं रह गया। औरंगजेब कंट्रोवर्सी में हमने देखा कि राम माधव ने इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखा, कहा कि वो ग्रेव को हटाना गिराना गलत बात है, और उन्होंने जो भी आर्ग्यूमेंट दिया ये उन्होंने कैटेगोरिकली लिखा, लेकिन कौन उनकी सुन रहा है? सवाल ये है कि जो फुट सोल्जर जो आपने डीमन एनलीश किया है वो इतना आगे बढ़ गया है, जो भस्मासुर आपने एनलीश किया वो आप ही को खा सकता है। तो ये जो देखिए पूरी स्थिति है ये अराजकता पैदा कर रही है, और ये अराजकता जी। बीजेपी को पॉलिटिकली बहुत ही घातक साबित है। जी जी, बिल्कुल। अराजकता पैदा करना, और वो दिख रहा है कि कैसे किस तरह से अराजकता जो है वो पैदा की जा रही है। अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, क्योंकि जो सवाल हैं उन सवालों का जवाब तो वो देंगे नहीं, क्योंकि वो 3 घंटे 17 मिनट का पॉडकास्ट देंगे, जहाँ पे बचपन से लेकर अब तक की अपनी तमाम वाहवाही कराएँगे। वो मन की बात करेंगे, वो वहाँ जाएँगे जहाँ मोदी मोदी हो, पार्लियामेंट के अंदर आएँगे, वो राम मंदिर की बात करेंगे, वो कुंभ की बात करेंगे, अपनी बात करेंगे, नरेंद्र मोदी जी और चले जाएँगे। इसके अलावा जो विपक्ष के तमाम मुद्दे हैं, जो विपक्ष चाहता है कि पार्लियामेंट के अंदर आकर जवाब दिए जाएं, उसका कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। जो जनता सवाल पूछना चाहती है उसके कोई जवाब नहीं दिए जाएंगे। क्या अनिल जी यही वजह है कि चाहे कुणाल कामरा हो या नागपुर हो या पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठाना हो, ये सब कुछ किया ही इसलिए जा रहा है क्योंकि सरकार चारों तरफ से इस तरह से घिरी हुई है, क्योंकि उसके पास सवालों के जवाब नहीं है। तो क्या किया जाए? धर्म के नाम पर भटकाया जाए, औरंगजेब की कब्र को लिया जाए, गड़े मुर्दे उखाड़े जाएं, कुणाल कामरा के कमेंट पर तोड़फोड़ की जाए और पूरी बहस का मुद्दा जो है कुणाल कामरा बन जाए, और बस यही किया जाए। इसके अलावा कुछ नहीं। देश में कोई सार्थक बहस जो है वो अब लग रहा है कि खत्म ही हो चुकी है, और दुहाई दी जा रही है लोकतंत्र की बीजेपी की तरफ से, और दुहाई दी जा रही है संविधान की। नहीं देखिए, दिक्कत हमको लग रहा है क्या कि सारा जो हम लोग बात करते हैं उसमें ऐसा लगता है जैसे कि लोकतंत्र जीवित है। हमको ये लगता है क्या कि हम जो है एक ऐसे तंत्र में जी रहे हैं जहाँ संसद काम कर रही है, व्यवस्था काम कर रही है। मुझको लगता है कि ये बात नहीं है। अब हम लोग एक बहुत ही गंभीर अराजकता के दौर में चले आए हैं, और इस गंभीर अराजकता को उसको जो जिस तरह से अभी आरएसएस के बारे में बताया है या जो बाकी संदीप जी ने रखा, उसके संदर्भ में देखिए। आप ये मत देखिए कि आपको ऐसा लग रहा है कि कोई सरकार चल रही है तो इसीलिए आप बोल रहे हैं कि सरकार घिरी हुई है। कोई सरकार नहीं है। ये एक अराजकता की स्थिति है जहाँ कोई सरकार नहीं है। यहाँ माइट इज राइट है, पुलिस मतलब लाठी तंत्र चल रहा है, और कानून और व्यवस्था संविधान सबकी बात हमको इसलिए रखे तो हम लोग भी एक हैंगओवर में है कि हम लोग एक लोकतंत्र में है। एक जो लोकतंत्र कल तक था उसको हमको लग रहा है कि है जीवित, इसीलिए हमको लग रहा है ये ध्यान भटका रहे हैं, ये कर रहे हैं। ऐसा है नहीं। लोकतंत्र अब लगभग समाप्त हो चुका है, और ये जो है इस स्थिति में एक एनार्की में आप जी रहे हैं, जिसमें आप बताइए फहीम खान के घर पे बुलडोजर जो है, बुलडोजर तब चल रहा है। पहले बुलडोजर चला रहे थे वो और एक्सक्यूज दे रहे थे, कोई बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दे दी है बकायदा। उस कोई ये नहीं है, मतलब ऑब्जर्वेशन नहीं है, बकायदा वर्डिक्ट है कि आप किसी का घर बिना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के कानूनी तरीके से गिरा नहीं सकते। ये बकायदा सुप्रीम कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन है, वो जो है इंटरप्रेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को। हमारा मतलब कस्टोडियन है रूल ऑफ लॉ का। वो जब बता चुका है उसकी बात का कोई वैल्यू नहीं है। बुलडोजर का किस्सा तो हमने बंद होते देखा ही नहीं। हर जगह बुलडोजर चालू है, जहां भी अपना वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और किसके खिलाफ चालू है? बजरंग दल के बच्चों ने वो जो है सो जो भी नागपुर में शुरू किया, उनका कोई कहीं नाम नहीं है। और ये भी कह रहा है क्या कि हम लगाएंगे दंगा। इस पर भी हो चुका है फैसला कि दंगाइयों को मतलब ये क्या कहते हैं, सामूहिक टैक्स लगाया जाएगा, मतलब पैसा लिया जाएगा संपत्ति का। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट का किया हुआ है। लखनऊ में एक बार हुआ था तो उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया था कि आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने सही कहा कि फहीम खान के पिता का,
फहीम खान की बहन का, उसकी माँ का, उसके पड़ोसी का, उसके घर के बगल में आप घर गिरा रहे हैं। पूरे समाज को आप दंडित करने का कौन सा, ये इस्लामिक लॉ में भी नहीं, मतलब इस्लामिक मतलब मैं मेडिएवल लॉ की बात कर रहा हूँ, वहां भी नहीं था। ये नहीं था कि दारा शिकोह तक को, मैं औरंगजेब की बात कर रहे हैं ना, दारा शिकोह का गर्दन काटा तो ऐसा नहीं हुआ कि दारा शिकोह को पूरे परिवार का गर्दन उड़ा दिया। वो दारा शिकोह का परिवार वही था, और उसमें से जिन लोगों को पकड़ा उसमें से बहुत सारे लोग जीवित भी रहे। वो आप पढ़ेंगे इतिहास तो आपको पता चलेगा। ये जो अपराधी है उसको आप सजा देंगे, ये बेसिक पूरे वर्ल्ड का मेडिएवल से लेकर के अभी तक लॉ है। आपने उसको पूरे समाज को किया। तो एक तो आप समझ लीजिए कि इससे पता चलता है कि रूल ऑफ लॉ नहीं है, खत्म हो गया है। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ एक ढांचा है, जिसको जैसे होता है ना कि प्रस्ताव पारित करने के लिए जो पहले कांग्रेस शुरू में था ना कि कांग्रेस प्रस्ताव पारित करती थी, उसी टाइप का एक बॉडी है जो प्रस्ताव पारित करती है। ये ऐसा होना नहीं चाहिए, उसकी कोई ताकत ही नहीं है, कैसे आप चला सकते। एक तो ये है। दूसरा है क्या कि क्यों चला रहा है बुलडोजर इसीलिए चला रहा है कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये नहीं चला सकते, अर्थव्यवस्था को नहीं चला पा रहे हैं, समाज व्यवस्था को नहीं चला पा रहे हैं। अटल फेलियर जो आपने कहा कि घिरी हुई नहीं, अटल फेलियर है हमारा। और हमको दूसरा अंदेशा है, मैं तो अंदेशा ये करता हूँ कि इसका मतलब है कि महाराष्ट्र की इकोनॉमी में या सरकार में कुछ ऐसा हुआ है जिसको कि छिपाना चाहती है वो, जो हम लोग नहीं जानते। तो कुछ ऐसा बड़ा मतलब घोटाला हुआ है, बात हुई है। अब वो धारावी में अडानी को देने में हुआ है या कहीं कुछ बेच दिया है इसने जिसको कि छुपाना है, और उसके लिए ये इतना सारा कारोबार चल रहा है। दूसरा है कि कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म है। बुलडोजर एक सिंबल बन गया है क्या कहते हैं हिंदुत्व के ये क्या कहते हैं जिसको आप कहते हैं कि जैसे हथियार होता है ना, वैसा एक हथियार बन गया है। अब सब वो मोहन यादव भी बुलडोजर चला रहा है, ये क्या कहते हैं फडणवीस भी चला रहा है, क्योंकि मुझको लग रहा है कि आरएसएस ने जरूर संकेत दिए हैं कि कोई नेतृत्व में परिवर्तन होना है। तो ये लोग सब कम्पीट कर रहे हैं कि जो नेतृत्व सक्सेशन का जो वार है उसमें कौन उसको करेगा। इसके लिए चालू हो, जो ध्यान भटकाने वाली बात कही वो सही है, इसका है। दूसरा आप जो कुणाल कामरा पे आते हैं, कुणाल कामरा के बारे में आते हैं तो वही बात आती है कि जो अभी मैं आपको एक उदाहरण दूंगा महाराष्ट्र का ही, खैरनार थे, जीआर खैरनार, वो उनके ही एम्प्लॉय थे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के, बीएमसी में पदस्थापित थे, बीएमसी के डिप्टी ये थे, मतलब म्युनिसिपल ये क्या कहते हैं कमिश्नर। और उन्होंने पवार मुख्यमंत्री थे, पवार के खिलाफ रोज सब जगह भाषण देते थे, मुहिम चलाया हुआ था, सस्पेंड हो गए थे। सस्पेंड थे कि उनको कुछ क्या कहते हैं अपने जो उनका काम था उसके खिलाफ चल रहे थे। उसके बाद आरोप लगा रहे थे कि ये लोग संरक्षण दे रहे हैं क्या कहते हैं अपराधियों को। उसके बाद भी और सब कुछ चल रहा था, पवार ने उनकी सुरक्षा के लिए तैनात किया हुआ था ये क्या कहते हैं स्कॉट, और उसमें वो जो है सुरक्षा की ही जीप में चढ़ के जाते थे उनके खिलाफ भाषण करने के लिए। ये है अंतर। मतलब मैं ये नहीं कह रहा शरद पवार ये क्या कहते हैं भ्रष्ट थे नहीं थे, वो कभी कुछ साबित नहीं हुआ आज तक, इसीलिए एकदम नहीं। अब पवार ने कहा था कि एक भी कागज अगर वो खैरनार निकाल करके दे दें सार्वजनिक, जो कहते हैं कि ट्रक वो बोलते थे कि ट्रक भर का हमारे पास उनके खिलाफ सबूत है, कोई सबूत नहीं लाया उन्होंने। लेकिन न उनको कोई भी गिरफ्तार किया गया और न कभी उनकी सुरक्षा ली गई। उनका घर भी जो है, जो बीएमसी में बहुत ही ऑनेस्ट ऑफिसर थे, उनका घर जो बीएमसी का क्वार्टर था उसी में वो रहते थे। तो ये अंतर है। और पवार के खिलाफ तो
उन्हें उस समय पवार के खिलाफ पत्रकार ही उनके ही मुंह पर उनसे पूछते थे, लेकिन कभी हमने नहीं सुना कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई हो और कुछ हुआ हो, या किसी विपक्षी नेता के खिलाफ किसी के घर में ईडी मतलब कोई भेज दिया हो पुलिस, कभी नहीं। ठाकरे के बारे में मैं कहूँगा, ठाकरे एकदम पोलराइजिंग फिगर थे, बहुत ही विभाजित था कि एक तरफ उनको माना जाता था कि एकदम कट्टर जो है हिंदुत्व वाले हैं, उसका एंटी मुस्लिम है, सब कुछ था। लेकिन और उनके खिलाफ पत्रकारों का बड़ा मोर्चा हम लोगों ने हिस्सा लिया, उनके ही शिवसेना भवन पर गया था। लेकिन छोटी मोटी हिंसा की उनके समर्थकों ने, लेकिन कोई ऐसा नहीं। और एक दो बार महानगर जो अखबार था उस पर कुछ लोगों ने हमले भी किए, लेकिन शिवसेना जिसकी ताकत मुंबई में, आप उस समय की शिवसेना का आप अंदाजा नहीं लगा सकती, लेकिन सब लोग आराम से घूमते थे पत्रकार और जाते थे, किसी पर किसी हमले नहीं किए। और कभी ठाकरे ने ऐसा नहीं कहा क्या कि भाई वो फल्ला ने बोला है उसका जो सो ये कर दो। उनकी सरकार भी आई, उस समय भी उनके खिलाफ चलता रहा, लेकिन ये लोकतंत्र का ढांचा चूंकि बचा हुआ था। ये मैं नहीं कह रहा है कि ये लोग सारे लोग बहुत आइडियल और आदर्श लोग थे, लोकतंत्र का एक ढांचा बचा हुआ था जिसमें कि ये चीजें सकती थी। अब अभी और एक जो आपने सही कहा कि ये जो मीडिया है वो उसका बहुत बड़ा रोल है। अभी मैं किसी सर्वश्रेष्ठ चैनल के ये क्या कहते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहा था, उसमें लिख रहा है कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो दिया गया है कुछ पाबंदियों के साथ, और पाबंदियां उसमें गिनाई गई हैं। वो पाबंदियां इसलिए नहीं गिनाई गई है, जब आप राजनीति में हैं, इंदिरा गांधी के खिलाफ क्या क्या शब्द का इस्तेमाल लोगों ने नहीं किया, और मामूली लोगों ने नहीं किया, बड़े लोगों ने किया। आप डॉक्टर लोहिया ने मुंह पर उनके सामने क्या कहते हैं नेहरू को कहा कि आप जो है अय्यास हैं। अय्यास शब्द मतलब अभी ध्यान में नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या, आप जो है सो आप अपने पर इतना खर्च कर रहे हैं। और नेहरू ने सारा कुछ सुना, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि लोहिया के घर पे जो है कोई ईडी पहुंच गया हो। यहाँ पर आप सोच लीजिए कि यही राहुल गांधी कह रहे हैं, कुछ ज्यादा नहीं कह रहे हैं, वही कह रहे हैं, लेकिन क्या हाल किया हुआ है आप देख लिए, उनकी सदस्यता ले ली, उनका क्या क्या किया, कोशिश करके सब कुछ कर लिया। तो ये अंतर है, और इस अंतर को जी आपको बिल्कुल बताना अंतर है, और ये साफ तौर पर जी बिल्कुल साफ तौर पर ये दिख रहा है अंतर। अनिल जी आपके पास लौट रही हूँ मैं सवाल के साथ, क्योंकि ये साफ तौर पर दिख रहा है कि तानाशाही जो है पूरे चरम पर है। आप कुछ कह दें, कुछ कहने के बाद आप फिर 100 बार खुद ही सोचते हैं कि कुछ ऐसा तो नहीं कह दिया जिससे कुछ आपके ऊपर कुछ इस तरह की कोई चीज हो जाए। जैसे कुणाल कामरा ने जो कुछ कहा, कुणाल कामरा को ये अंदाजा रहा होगा कि जो उन्होंने कहा है उसके रिपरकशन जो है वो उनको भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि उनको पता है किस तरह की सरकार है, चाहे वो महाराष्ट्र में बात करें चाहे वो केंद्र में बात करें। संदीप जी आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? नहीं, मैं सर की बात को अप्रूव कर रहा था। अनिल सिन्हा सर एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत ही गहरी बातें करते हैं, लोग उनको सुनना पसंद करते हैं भारत में। उन्होंने एकदम सही कंपैरिजन किया कि देखिए हम लोग ऐसे ही हम समझ सकते हैं कि नेहरू से पावरफुल कोई भी नहीं था, और जो देश जिसके लिए महत्व रखता है, देश की सेवा करना चाहता है, वो अपने आलोचकों की सुनेगा। आलोचक उसके लिए महत्वपूर्ण है। और जो सवाल उठा रहे थे लोहिया, उसको वो ऐसा नहीं है कि वो लोहिया से घृणा करते थे, लोहिया के सवालों से कभी कभी घृणा करते रहे होंगे, लेकिन लोहिया से घृणा नहीं करते थे। ये जो रिजीम है, ये जो व्यक्ति हैं, कुणाल कामरा का पूरा शो मैंने देखा, क्या गजब, क्या शार्प व्यक्ति है कुणाल कामरा। इसलिए मुझे दुख हो रहा है कि जो भी इस देश में साजिश को समझ रहा है, उसके खिलाफ आवाज, उसकी आवाज को दबाया जा रहा है। इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि यही वो लोग हैं जो जन जागरूकता ला सकते हैं। क्या बेहतरीन बात कही है उसने। वो हर उसका जो गीत है उसमें तानाशाही 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 की बात कर रहा है। वो बात कर रहा है कि कैसे ये लोग माने एक सामान्य ऑटो चलाने वाला आदमी एक पार्टी को ज्वाइन करता है, फिर धोखा देता है, और सीएम माने तमाम तरह की चीजें हैं। फिर वो यूपी के सीएम को भी टारगेट कर रहा है, देश के प्रधान सेवक को भी टारगेट कर रहा है, और साफ टारगेट नहीं कर रहा है, मतलब वो साफ साफ बातें कर रहा है। मेरा ये कहने का मतलब है कि कोई भी जो पावर में ये सब कर सकता था, लेकिन ये सब छोटे लोगों का काम है,
जो पावर में पागल हो जाते हैं और उनको लगता है कि हम दबा के लोगों को लंबे समय तक रूल कर सकते हैं। यही हो रहा है इस देश में। और ये बात ध्यान के रखिए कि ये बीजेपी के भीतर भी कोई लोकतंत्र नहीं है। तो इसलिए जो ये बातें कही जा रही हैं कि मोहन भागवत का और ये संघ का कोई मतलब नहीं है अभी के बीजेपी में। अभी नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को छोड़ के ना संघ का कोई मतलब है ना बीजेपी का मतलब है। होगा वही जो ये चाहेंगे। कोई अध्यक्ष नहीं बन सकता है इनके बिना मतलब इनके चाहे। और ध्यान रखिएगा ये किसी भी लेवल तक जब देश में ये इतने महत्वपूर्ण रोल में है, एक पार्टी संगठन में वो भी जो बेसिकली कोई रोल नहीं है उसका, वो जानता है इस बात को। तो ये कोई मसला ही नहीं है। मामला यहाँ पर है कि छोटे-छोटे स्वर उठ रहे हैं, ज़्यादा नहीं हैं, क्योंकि सभी उस पार्टी के लोग भी जानते हैं कि वो इस पोजीशन में नहीं है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी से बार्गेन कर सकें, नेगोशिएट कर सकें, नहीं कर पाएँगे। क्योंकि अब आप देखिए एक भारत के सबसे बड़े सूबे के चीफ मिनिस्टर के ऊपर इतने मुकदमे थे, वो उनको हटा के सीएम बने हुए हैं और वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। और ऐसे ही सभी हैं। और दूसरी बात जी, जो थी कि ये जो पॉलिटिक्स की बात हो रही है एक्चुअली बाला साहब ठाकरे हो या एक्चुअली जो आप पॉलिटिक्स करते हो घूम के वही आती है। मामला ये है कि ये जो हिंदू हृदय सम्राट वाली पॉलिटिक्स थी या फिर साउथ इंडियंस के खिलाफ लोगों के मन में भावना भड़का के अपनी पॉलिटिकल स्पेस और जमीन बनाने का मामला था। ये सब डिविजिव पॉलिटिक्स है। चाहे वो रीजन के नाम पे हो, कास्ट के नाम पे हो, चाहे वो रिलीजन के नाम पे हो। रीजन, रिलीजन, कास्ट और जो बांटने का, कास्ट में अगर आप अफर्मेटिव एक्शन के लिए काम करते हो, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के लिए काम करते हो और पॉजिटिव ढंग से काम करते हो तो समझ में आता है। लेकिन उसको आप लोगों के खिलाफ हिंसा भड़काने में यूज करो, देश को खत्म करने में करो, तो वो घूम फिर के आप ही के यहाँ वापस आएगा। एक्चुअली ये जो हुँ, अभी की उद्धव भाऊ ठाकरे वाली शिवसेना है या शिवसेना की जो पॉलिटिक्स रही है ध्रुवीकरण की, पोलराइजेशन की, ये कोई अच्छी पॉलिटिक्स तो है नहीं। यही काम शिव सैनिक करते थे जो अभी शिंदे गुट वाले कर रहे हैं बेसिकली। तो ये बहुत ही खराब पॉलिटिक्स है और ये बता रहा है कि भारत में जो इंटरनल डेमोक्रेसी है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब देश में कुछ बचा नहीं है। एक कॉमेडियन को टारगेट कर रहे हैं आप पूरी फोर्स। एक कॉमेडियन की क्या हैसियत है? उसका एक स्टूडियो है जिसको आप जाके तोड़ रहे हो। कितने फ्रस्ट्रेटेड हो आप? कितने कमजोर हो ये बता रहा है बिल्कुल। कि पूरी महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो लेके विदर्भ से लेके और मुंबई तक है वहाँ 1000 किलोमीटर तक, नागपुर से लेके और मुंबई डॉक्टर तक, संदीप आपको याद वो होगा कि मुनव्वर फारूकी भी एक स्टैंड अप कॉमेडियन थे, उनको भी जी, कैसे जी। जेल भेजा गया जी, था। जी। एक ऐसे जोक के जी, लिए जी। जो उन्होंने कभी किया ही नहीं था। किया ही नहीं था और देखिए ऐसा है कि हर वो सच्ची आवाज़ जो सवाल खड़ा करेगी, जो बात करेगी अब देखिए क्या है कि कर्नाटक में अब मुसलमान जो हैं इस देश की एक बड़ी आबादी है और उसमें मुसलमानों का सरकारी नौकरियों में क्या रिप्रेजेंटेशन है? कोई डेटा नहीं है। अभी आप बात करना शुरू कर दीजिए, वो कहेंगे कि हिंदू खतरे में है। अरे भाई हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है, जो इतना उदार है कि एक शैव, एक वैष्णव, एक कबीरपंथी, एक लिंगायत, एक अघोरपंथी सभी माने वो भी हिंदू होके रह सकते हैं। अपने पंथ को फॉलो करके एक नास्तिक भी हिंदू धर्म इतनी आज़ादी देता है कि वो आप नास्तिक हो अगर धर्म को ना मानते हो, भगवान को ना मानते हो, तो भी आप हिंदू ही कहलाते हैं और आप हिंदू कह के रहते हैं। हिंदू धर्म आपको बाहर नहीं निकालता है। तो हिंदू धर्म तो दुनिया का एक ऐसा धर्म है, जो कभी खतरे में पड़ेगा ही हुँ, नहीं। इनफैक्ट वो बहुत ही साइंटिफिक और बहुत ही उदार धर्म है। तो जो भी उदार और फ्लेक्सिबल होगा, धर्म या विचार, वो कभी खत्म ही नहीं हो सकता है। तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि बिल्कुल। ये सब केवल और केवल ये जो एक मीडिया है ना, अब जो लोकतंत्र के 4 पिलर हैं, वैसे 3 पिलर हैं, 4 ऑफिशियल मीडिया को जोड़ते हैं। जुडिशरी देखिए, अनिल जी सही कह रहे थे। सब कुछ खत्म हो गया है और जो समझदार नहीं है उसी को समझ में नहीं आ रहा है। जो थोड़ा-सा भी समझता है इस बात को, वो ये समझ चुका है कि जुडिशरी का कोई मतलब नहीं है, मीडिया का कोई मतलब नहीं है और तीसरा ब्यूरोक्रेसी का आप हाल देख ही लीजिए। वो अभिषेक कुमार जो यूपी का 700-800 बीघे उसने जमीन खरीद रखी है। लगातार सामने आ रहे हैं मामले करप्शंस के और आप विधायिका का हाल देख लीजिए संसद का। संसद लोगों के उद्धार के लिए कानून बनाती है। कानून क्या बन रहा है? हिंदू धर्म में सुधार की ज़रूरत है, कानून बन रहा है वक़्फ़ के लिए हुँ, और चर्चा करना चाहती है विपक्ष, चर्चा हो नहीं रहा है। तो आप चारों ये जो पिलर हैं खत्म हो चुके हैं। 2 ही पिलर हैं भारत में, एक नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। आप तीसरे पिलर की बात मत करिए, संघ-वंघ इसका कोई मतलब मोहन भागवत की कोई हैसियत नहीं है। मैं साफ-साफ बता रहा हूँ।
क्योंकि मोहन बिल्कुल। भागवत बेसिकली इनकी कमाई पे पल रहे हैं, वो उनसे सवाल नहीं कर सकते हैं। उनकी कोई पॉलिटिकल हुँ। स्पेस नहीं है, जो संघ कर सकता था, वो एक लेवल पर, उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता है। ये पूरा का पूरा एम्पायर जो खड़ा किया नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने किया है, उसमें उनका कोई योगदान नहीं है। इन लोगों ने अपने रिस्क, अपनी सारी चीज़ों पे किया है और अपने अपने टर्म्स पर ये सब कुछ करेंगे। बिल्कुल, अपने टर्म्स पे सब कुछ करेंगे और लगातार हम ये देख रहे हैं कि चाहे वो पार्टी हो, ये पार्टी पे आप ये देखिए कि 2 लोगों की पार्टी बनकर रह गई है, बाकी किसी का कोई इसमें अस्तित्व ही नहीं है। और ये जो सब कुछ पूरे देश में हो रहा है ये ज़ाहिर-सी बात है कि बहुत तरह के सवाल खड़े करता है। नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि क्रिटिसिज़्म जो है, वो लोकतंत्र की आत्मा है और ये बात उन्होंने उस पॉडकास्ट में कही थी, जो उन्होंने 3 घंटे 17 मिनट का दिया था। और अब आप ये देखिए कि जो क्रिटिसिज्म डेमोक्रेसी की आत्मा ये बात कह रहे हैं और देखिए कि कैसे क्रिटिसिज्म पर क्या कुछ हो रहा है तंज पर, वो भी एक मजाकिया अंदाज में, एक कॉमेडी शो में जो हो रहा है। तो ये कितने डरे हुए लोग हैं अमरीश जी, कि ये कॉमेडियन से डर जाते हैं, पत्रकार से डरते हैं, ये हर उस चीज से डर जाते हैं जो इनको सवालों के घेरे में खड़ा करती है, हर उस चीज को डर जाते हैं जो सवाल पूछती है, क्योंकि ये बहुत डरे हुए लोग हैं। दिखा ये रहे हैं कि बहुत ताकतवर लोग हैं, लेकिन दरअसल अंदर से ये बहुत डरे हुए लोग हैं और वही सब कुछ तो दिख रहा है इसमें। देखिए, ये मैं आपको एक जो हिंदुस्तान में इस समय हो रहा है, कई धाराएं एक साथ चल रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकार में है और जिस विचारधारा के तहत वो सत्ता में आए थे और उन्होंने उसको प्रोपोगेट किया, वो उनके हाथ से निकल गई है। अब आप सोचिए, एक अजीब सा वाक्य मैं बताता हूँ। अभी जो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर बनी है सुधा गुप्ता, अब उनका आप जानते हैं किस तरीके के उनके ट्वीट्स आते हैं, कैसे एक मतलब रेखा उनकी एक गुप्ता। हिस्ट्री थी जी। गाली गलौज वाली। अभी आया कल जी। कि वो इफ्तार पार्टी कर रही हैं और वो लंबे समय से इफ्तार पार्टी कर रही हैं। अब ये आप देखिए चीजें किस दिशा में जा रही हैं। यानी आप जो आपने जिसको दिल्ली का सीएम बनाया, आप एक खास मैसेज देना चाहते हैं, फिर आप एकदम से जरूरत पड़ती तो उसमें इफ्तार ले आते हैं। नरेंद्र मोदी खुद इस तरह की बातें करते हैं, जब वो करते हैं तो फिर उनके राइट विंग सपोर्टर्स उनको भी कुछ ना कुछ कहते हैं। मोहन भगवत ने जो बात कही थी उसको लेके भी उनपे कितने अटैक्स हुए थे, जब उन्होंने कहा था कि हर शिवलिंग के अंदर मस्जिद आप ये नहीं खोजना चाहिए। तो ये देखिए, ओवरऑल ये जो एक बड़ा यूनिक इस तरह की चीज है। बाकी देशों में भी अराजकता होती है, लेकिन इस तरह की नहीं कि ऊपर से अराजकता। आप एक तरह से जो ऊपर से जो ताकतें काबिज हैं उनके बेलगाम होने से या उनका कंट्रोल जो नहीं रह गया है उसकी वजह से अराजकता फैल रही है, या उनका जो ओवर सेंट्रलाइजेशन है। अब जैसे स्टेट और सेंटर का मुद्दा है डिलिमिटेशन को लेके। अब डिलिमिटेशन को हुँ। लेके क्या कि सारे स्टेट्स एक मंच पे आए हैं, तो वो उन्होंने एक चीज अपनी बताई है। अब आप सोचिए कि अखंड भारत का क्या होगा। अब ये तो एक सवाल आ गया ना कि अगर आप डिलिमिटेशन पुराने आधारों पे करेंगे तो उसमें साउथ इंडिया को रॉ डील मिलनी है। साउथ इंडिया को रॉ डील मिलेगी तो वो तो फिर एक भारत में जो संघ जिस अखंड भारत की बात करता है उसका उसका क्या मतलब रह जाएगा। क्या वो उसमें ये साउथ इंडिया नहीं है, क्या उसके कंसर्न नहीं है। ये जो देखिए पूरी बातें, और नॉर्थ इंडिया में जो ये सोच रहे थे कि हमारी जो है वो जो हम कहेंगे वो चलेगा, और अब तो पूरा स्वीप हुआ, वो यूपी के परिणामों ने बता दिया है। और अभी 2027 सामने है। अब जब भी 2027 को चुनाव हो या जो भी हो, मैं ये कह रहा हूँ कि जो संघ के यहाँ प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं 30 मार्च को, ये वैसे आमतौर पे नहीं जाते कभी। इनका इतना ज्यादा, हुँ। क्योंकि जेपी नड्डा ने कह दिया था कि संघ की हमें जरूरत नहीं। लेकिन 30 मार्च को ये जा रहे हैं माधव नेत्रालय का उद्घाटन करने, वहां संघ से मीटिंग है। उसके बाद बीजेपी के अध्यक्ष का चयन है, जिसमें ये बात आ रही है कि बीजेपी मतलब आरएसएस एक ऐसे आदमी का नाम प्रपोज कर रही है, और ये बात राइट विंग यूट्यूबर्स से आ रही है, हम लोग की बात नहीं है। एक ऐसे आदमी का नाम आरएसएस प्रपोज करेगी बीजेपी अध्यक्ष के लिए, जो कि एक बड़े प्रांत का मुख्यमंत्री है। तो अब आप बताओ, ये जब स्थितियां, ये तो अपने में डिस्टेबलाइजिंग ये सिचुएशन है। किसी को आपको अध्यक्ष बनाना है, कराना है, ये सब चीजें आप चुपचाप हो जाती थी। ये तो ऐसा डिस्टेबलाइजेशन है जिसमें जो सत्ता में लोग रहे हैं एक दूसरे के पीछे पड़ गए हैं, और इससे जो हुँ। अराजकता क्रिएट हुई है उसको आम जनता भुगत रही, वो हम देख रहे हैं। तो ये देखिए पूरी, अच्छा इसमें इस दौरान
कर्नाटक में आप मुस्लिम वो जो ठेकेदारी में रिजर्वेशन दिया उसको आप जॉब से जोड़ दे रहे हैं। आपको क्या लग रहा है जनता ये सब मतलब आर पीपल बाइंग इट? आई डोंट थिंक सो, जी बिकॉज मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश में ये जो पूरा एक इनका जो ये जिस तरीके अभी पार्लियामेंट में जो सारी बहसें चल रही है, इवन औरंगजेब के मुद्दे का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। औरंगजेब को तो आपने और ज्यादा उसके बारे में जानकारी और ज्यादा लोगों को मिल गई इसके बहाने। कई लोगों ने हमसे कहा कि हमको तो पता ही नहीं था ये सब, कि जो उसने मंदिरों को दान दिया, ये दिया, ये सब बातें आई ना खुल के, खुद इन लोगों को कहनी पड़ी। अब ये जो देखिए चीज है, इसका मतलब है कि द कंट्री इज लूजिंग पॉलिटिकल डायरेक्शन। और इसमें विपक्ष जो है उसकी एक भूमिका एक अच्छी आने वाले दिनों में होनी चाहिए, जिसमें वो इस वैक्यूम को पकड़ के और बीजेपी को और बुरी तरीके से खेल। जी जी, बिल्कुल। तो क्या अंदर खाने कुछ ऐसी इनकी अपनी ट्यूनिंग चल रही है भारतीय जनता पार्टी की कि अब नरेंद्र मोदी के बाद कौन चेहरा होने जा रहा है? क्योंकि नरेंद्र मोदी भले ही देश को 2047 तक के हसीन ख्वाब दिखा रहे हों, लेकिन 2029 की जब हम बात करते हैं, 2029 में क्या नरेंद्र मोदी ही चेहरा होंगे? क्या यही रहेंगे? ये तमाम बातें बहुत ज़्यादा उठ रही हैं, लेकिन सेंटर में फिर भी मुसलमान हैं और मुसलमानों को लेकर सेंटर में रखकर, चाहे कर्नाटका की बात करें, औरंगजेब की बात कर लें, एक नफरत का माहौल जो फैलाया जा रहा है, इसी से बीजेपी को लगता है कि वो फलती-फूलती है और डिस्ट्रैक्ट वो करना चाहती है। लास्ट कमेंट आपका अनिल जी, इन तमाम चीज़ों पर क्या कहना चाहेंगे संक्षेप में आप? देखिए क्या है कि ये जो भारत की एकता, मुसलमान मतलब जो हिंद देश की एकता को मुसलमानों के को सामने रख कर अगर करना चाहते हैं तो उससे देश एक नहीं रहेगा। देश एक नहीं रहेगा। ये अभी डिलिमिटेशन की बात की, वो बहुत सीरियस मुद्दा है। वो इतना सीरियस है जिसका कि कोई उपाय नहीं। देखिए उसमें सिर्फ इतना ही नहीं है कि दक्षिण और उत्तर का क्या होगा। सवाल ये है कि एक बड़ा पॉपुलेशन है मतलब उत्तर भारत का, उसको अगर आप नहीं देते हैं उसके संख्या के बराबर अगर संसद में प्रतिनिधित्व, तो ये भी बड़ा अन्याय है। और अगर दक्षिण के लोग अगर ये करते हैं, क्या कहते हैं, उनको अगर सीटें कम होती हैं तो इससे देश जो है सो उसका खतरा होता है। इसका मतलब है कि हमने जो एकता बनानी थी उत्तर मतलब कि क्षेत्रीयता को तोड़ करके, धर्म को तोड़ करके, जाति को तोड़ के एकता बनाने में हम विफल रहे। मतलब अगर सीटें नहीं बढ़ाते तो आप अन्याय कर रहे हैं बिहार और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लोगों का, जिनको कि 50-50 लाख पर जो है एक आदमी जाएगा संसद में, और वो जो है सो दक्षिण का आदमी जो है 15 लाख पर चला जाएगा। तो यहाँ बराबरी नहीं है। तो लेकिन आप इसको बैलेंस कर नहीं सकते, इसीलिए कि आपने तोड़ दिया है पूरे कंट्री को। और उस कंट्री को तोड़ने का जो रफ्तार है, इसको इतनी तेज कर दी है आपने कि इसका कोई उपाय नहीं है। अब आप औरंगजेब में की दया पर हैं या उनकी दया पर, इससे देश नहीं बचने वाला है। इससे पता चलता है कि आप जो है क्या कहते हैं, कंटेंट नहीं था आरएसएस हिंदुत्व की विचारधारा में, कंटेंट नहीं था देश के लिए। इसीलिए आज़ादी के आंदोलन में भी लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया और बाद में भी लोगों ने नहीं स्वीकार किया। अब है कि एक अनपढ़ मूर्ख और क्या कहते हैं एक तरह के समझिए कि रूटलेस जिसको आप कहेंगे, उन लोगों की एक जमात आपने पैदा की जो कि क्या कहते हैं, हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर अपनी आइडेंटिटी करना चाहता है। मतलब आप एक बड़ी फौज आपने खड़ी कर दी है। ये नॉन स्टेट एक्टर देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल या खुद योगी आदित्यनाथ, ये सारे लोग देश के लिए सबसे बड़े खतरे हैं। और इस खतरे से कैसे निपटा जाए, हमको लग रहा है कि इस मामले में जो है कांग्रेस, राहुल गांधी भले कोशिश कर रहे हो, लेकिन अभी भी इंडिया गठबंधन या देश के लोग, खासकर मीडिया इंटेलेक्चुअल्स, इसके लिए तैयार नहीं है। इस खतरे को न समझ पा रहे हैं, न लड़ रहे हैं। कुणाल कामरा जो है सिम्टम है उस बड़ी बीमारी का, जो बीमारी से पूरा देश ग्रस्त हो गया है। अब अभी एक कुणाल कामरा का मामला ले लीजिए, कम से कम एक तो है शख्स जो कि ये बार बार हिम्मत करता है इसको चुनौती देने का। उसको सेलिब्रेट करिए, उसको सैल्यूट करिए, क्योंकि वो जो है कम से कम सच करे, नहीं तो
अभी आप फिल्म देखिए, साहित्य देखिए, सब जगह एक सन्नाटा है। उस सन्नाटे में अगर बिल्कुल। कोई जो है, और वो भी आम भाषा में, आम तरीके से हुँ, कह रहा है, उसको तो मैं मानता हूँ कि वो युग के साथ न्याय कर रहा है, और उसको कभी हुँ, वक्त आएगा तो लोग उसको याद करेंगे किसी बड़ी हस्ती के रूप में। सैल्यूट हिम। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सैल्यूट सही हिम बात है और वो बुशरा जी। बात जो बुशरा जी जी, जी। देखिए भारत की जितनी महत्वपूर्ण संस्थाएँ हैं, जैसे साहित्य अकेडमी, उसमें जड़ लोगों को बैठा दिया गया है, जिन्होंने कोई कविता नहीं लिखी, कोई साहित्य नहीं लिखा जिससे मानवता को लाभ होता, उनको दे दिया गया। हुँ, आर्ट, फ़िल्म, मीडिया की इंडस्ट्री के अब देखिए ना क्या दूरदर्शन जैसे चैनल का जो संपादक एडिटर शायद अशोक कुमार श्रीवास्तव है। आप सोचिए मैं बता रहा हूँ साहित्य अकेडमी एक-एक संस्था को लीजिए आप, वहाँ ऐसे लोग बैठे बिल्कुल। हुए हैं जो जिस डाल पे बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। तो ये जो लोकतंत्र भारत के लोकतंत्र का जो कालिदासाइजेशन हो गया है, कालिदासकरण हो गया है, ये बहुत भयावह है। और ये बहुत भयावह है, एकदम सही कहा अनिल जी ने कि देखिए एक आदमी है जो कम से कम सच को सच कह रहा है और झूठ को झूठ। इसलिए उसको सेलिब्रेट हुँ, करने की ज़रूरत है, उसको बताने की ज़रूरत है भारत में कि भारत के लोकतंत्र के पैरेलल खड़ा हो। पर लोकतंत्र भी तो यही है ना कि जनता के लिए हुँ। न्याय और सत्य की बात करना। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा और इसको सेलिब्रेट करना चाहिए कि कोई इंसान तो है कि हिम्मत दिखा रहा है, वो अपनी कॉमेडी के ज़रिए वो बात कर रहा है कि जो बहुत सीरियस बात करने वाले लोग भी जो नहीं कर पाते हैं, जो दरअसल बड़े पैमाने पर कही जाने की ज़रूरत है और खुलकर कहे जाने की ज़रूरत है। वो कोई ऐसी बात नहीं कही है उन्होंने जो कोई बेईमानी हो बल्कि तथ्यों पर आधारित दरअसल उन्होंने बात कही है, जिसको जिसको खुद सुप्रीम कोर्ट ने इल्लीजिटिमेट सरकार कहा था वो बात उन्होंने वहां पर कह दी तो देखिए कैसा हंगामा बर्पा हो गया। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, अनिल जी आपका, संदीप जी आपका, अमरीश जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।